हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं एमसीक्यू पेपर भी हो रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, तो इस वजह से इस वीडियो में हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और यह महासंग्राम रिवीजन क्लास के अंतर्गत ही है। ठीक है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन को, वो सभी क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है, तो उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप सब नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, तो वहां से आप लोगों को सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब शांति पूर्वक अपने रफ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे मैं जो भी चीजें यहाँ पर समझाऊंगा उन सभी चीजों को आप लोग नोट कर सके। ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूं, जो भी मैं चीजें यहाँ पर पढ़ाता हूं उन चीजों को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग उन चीजों को पा सकते हैं। और अगर आप लोग यहीं से नोट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर समझो, बात को पहले समझना। मैं यहाँ पर बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारी छात्र थी, आप लोगों के जैसे ही छात्र हैं, सोनम देवी, उनका जो एग्जाम हो चुका है तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा था। ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आप लोग समझ सके कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उन्हें हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है। तो आई थिंक अब चलो शुरुआत करते हैं। चलो अब हम एक एक करके समझते हैं। देखो, हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इज। ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं यहां पर जो भी चीजें, वैसे मैं जो भी चीजें यहां पर पढ़ा रहा हूं आप सबको, इन सभी चीजों को मैं अपने कोर्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हूं। अगर जो भी बच्चे कोर्स को लिए थे वो सभी बच्चे इन चीजों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे मैं अपनी कोर्स की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है। तो अब चलो हम बात करते हैं। देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह क्या है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इज। तो सबसे पहले ऑप्शन पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले फोकस करिए कि कार्बन एनायन क्या होता है। ठीक है। तो कार्बन एनायन वो आयन होता है जिसमें जो हमारे पास कार्बन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसको हम कहते हैं कार्बन एनायन। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब ये कार्बन एनायन है तो इस कार्बन एनायन में, ठीक है, तीन तरह के कार्बन एनायन होते हैं। एक दो नहीं, तीन तरह या उससे ज्यादा भी तरह के नहीं, केवल तीन ही तरह के कार्बन एनायन होते हैं। ठीक है। जिसमें से हमारे पास जो पहला कार्बन एनायन होता है उसे हम प्राइमरी कार्बन एनायन कहते हैं, जिसे 1 के पावर 0, ठीक है, वैसे पढ़ते हैं इसे प्राइमरी। ठीक है। प्राइमरी कार्बोकैटायन पढ़ सकते हैं, प्राइमरी कार्बन एनायन पढ़ सकते हैं, वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम कार्बन एनायन के लिए बात कर रहे हैं तो प्राइमरी कार्बन एनायन, अगर यही कार्बोकैटायन होता तो यहां पर प्राइमरी कार्बोकैटायन हो जाता है। ठीक है। और सेकेंडरी के लिए हम 2 ऐसे लिखते हैं और टर्सरी के लिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है। इसी वजह से मैंने अपने जो ऑप्शंस जब मैं लिख रहा था तो इसमें मैंने आप सबको दिखाया कि पहले टर्सरी प्राइमरी टर्सरी कार्बन एनायन, सेकेंडरी कार्बन एनायन और प्राइमरी कार्बन एनायन। ठीक है। लेकिन अगले जो ऑप्शंस हैं उनमें मैंने लिख दिया कि सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। तो जो भी बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बेसिकली क्या क्या लिखे हुए हैं। ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं एक एक करके पॉइंट पर। देखो, यहां पर हमें समझना है कि कार्बन एनायन के ऑर्डर की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है। उनके स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, तो ध्यान से देखना। देखो, जो हमारे पास कार्बन एनायन होते हैं, जो प्राइमरी कार्बन एनायन होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं, CH3-। ठीक है। और जो सेकेंडरी कार्बन एनायन होते हैं वो होते हैं
CH3 CH और CH3 और यहां पर माइनस होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन आयन। और हमारे पास जो टर्सरी कार्बन आयन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि CH3 एंड CH3 माइनस। ठीक है, इसे हम कहते हैं टर्सरी कार्बन आयन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन है, इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी कार्बन आयन है यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बन आयन, ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बन आयन, ये हमारे पास टर्सरी कार्बन आयन। तो एक एक करके समझना। देखो यहां पर हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, मैंने इस चीज को अपने कोर्स में भी समझाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो CH3 जो होता है वह इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है। वो भी कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं करते, उनको हम प्रतिकर्षित करते हैं, वो वाला इंडक्टिव इफेक्ट यहां काम कर रहा है। ठीक है, तो जो CH3 है हमारे पास वह कैसा इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेगा? जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर जो ये बॉन्ड है वो इस पर इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो CH3 के द्वारा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा। और यह भी CH3 वही काम करेगा, यह भी CH3 वही काम करेगा। और इस कार्बन पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, माइनस का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और ये सभी भी इलेक्ट्रॉनों को भेज ही रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बन क्या होगा? कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ही अधिकता हो जाएगी। जबकि पहले से ही अधिकता थी, उसके बाद भी ये सभी भेज रहे हैं तो और भी ज्यादा अधिकता हो जाएगी। और अगर इसमें देखा जाए तो यहां पर ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है और ऑलरेडी इस पर अधिकता है, मतलब कि यह भी क्या होगा? कम स्टेबल होगा, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रही बात? और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर कोई भी CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी कम स्टेबल ही होगा, लेकिन इनकी तुलना में, टर्सरी की तुलना में, सेकेंडरी की तुलना में प्राइमरी थोड़ा और स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ऑर्डर रीअरेंज किया जाए तो इसमें ऑर्डर ऐसे बनेगा कि पहले हमारे पास टर्सरी जो है, ये प्राइमरी जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी। और उसके बाद सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है तो सेकेंडरी, और उसके बाद टर्सरी ज्यादा स्टेबल है तो टर्सरी। तो अब इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पर देखा जाए तो टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसके ये अपोजिट है। तो ये ऑप्शन हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। बचा दूसरा ऑप्शन। आते हैं दूसरे ऑप्शन में, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। ये ऑप्शन तो पहले ही गलत मान लो। क्यों? क्योंकि कभी भी जब भी ऑर्डर अरेंज होने की बात होगा तो या तो प्राइमरी से शुरुआत होगी या तो टर्सरी से शुरुआत होगी, उसमें कभी भी अरेंज बदल नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो सेकेंडरी से शुरुआत हुई है, तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, एकदम सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन हो गया और चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझ लिया कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है। ये सभी चीजें मैंने समझाया था जब कार्बन आयन पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वहां पर मैंने आप सबको समझाया भी था कि कैसे उसके हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं, कार्बन आयन कैसे क्रिएट होते हैं, कार्बोकैटायन कैसे क्रिएट होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बात किया था। तो चलो, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये रहा हमारे सामने एक और क्वेश्चन, जिसमें क्या कहता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैंने आप सबको समझाया कार्बन आयन से रिलेटेड चीजों के बारे में। अब हम समझने वाले हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि कार्बोकैटायन क्या होते हैं। हो सकता है अगले किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हम हर वीडियो में 3 या 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अदरवाइज मैं तो सोच रहा था 10 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। लेकिन जब वीडियो बड़ा होने लग जाएगा तो मुझे कट करना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, क्योंकि कट करने के पीछे यही वजह है क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की इशू रहती है और साथ ही साथ 1.5 GB डाटा मिलता है या 2 GB मिलता है, तो उसमें जितना अपलोड हो सकता है उतना ही करने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। देखो फ्री रेडिकल्स में, इन फ्री रेडिकल्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम कैरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। ऑप्शन है sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा या NO2 होगा। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो ऑप्शन से तो जरूर समझ गए होंगे कि यहाँ पर पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन चलो अब हम क्वेश्चन भी समझाते हैं क्या कहता है। देखो कहा यह रहा है कि किसी भी फ्री रेडिकल्स में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, अगर वह कार्बन एटम किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है तो इस सिचुएशन में उस कार्बन एटम पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो हम लोगों ने जब फिर से वही बात आ जाती है कि जब हम लोगों ने कोर्स में डिस्कस किया था फ्री रेडिकल के बारे में, तो वहां पर हम लोगों ने समझा था, हमने अपने कोर्स में इन सभी चीजों को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं कि कोर्स फिर से आ गया, ठीक है। यहां पर जो हमारे पास कार्बन एटम है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ब्रीफ डिस्कशन तो नहीं कर सकते लेकिन शॉर्टली डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, जो कार्बोकैटायन होता है उसमें भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास कार्बन आयन होते हैं उसमें भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो ये भी प्लस है तो कार्बोकैटायन, माइनस है तो कार्बन आयन, ठीक है। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कार्बन को ही कंटेन करे, वो हो सकता है Cl2 हो तो Cl पर भी एक फ्री रेडिकल बन सकता है। कार्बन है तो इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे ये जो डॉट कर रहे हैं ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये जो दोनों हैं ये सभी फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे H पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ्री रेडिकल है। तो जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, अब लेकिन बात कर रहे हैं कार्बन एटम से रिलेटेड, तो इस वजह से इन सभी चीजों को आप लोग भूल जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं केवल कार्बन एटम पे। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जब यह किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रख रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि ये CH3 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कार्बन एटम होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, 4, ठीक है। तो यहां पर जब 4 बॉन्ड क्रिएट करता है तो यानी कि H3 भी हो सकता है या फिर अन्य भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि H3 होगा, ठीक है। तो यहां पर अब समझने की कोशिश करना। जब हमने आप सबको फ्री रेडिकल पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आप सबको एक डायग्राम बताया था कि यहां पर एक कार्बन एटम होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी के किसी सेल में जरूर प्रेजेंट होगा। तो कार्बन से एक ऐसे ऑर्बिटल बनाया जाता है, ठीक है, और इस ऑर्बिटल में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यह जो कार्बन है वो अभी भी 3 बॉन्ड क्रिएट करने की स्थिति में है। तो इस प्रकार से यहां पर एक बॉन्ड हम रिप्रेजेंट कर देते थे और इस प्रकार से यहां पर एक बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देते थे और तीसरा बॉन्ड चलो हम मान लेते हैं यहां पर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास यहां का कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप सबको यहां पर ऐसे करके भी एरो दिखाया था कि ये जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और आई थिंक आप सबको कुत्ते भौंकने की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, तो उसे थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि रात के लगभग 12 बज रहे हैं तो आवाज हो सकती है कुत्तों की ही आवाज होती है, ठीक है। तो उन चीजों को इग्नोर करना, ठीक है, और अपने टॉपिक पर फोकस करो, ठीक है। देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने समझा क्या कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें अगर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो वह भी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है जो अनपेयर्ड है, तो इस सिचुएशन में उस कार्बन एटम पर sp2
हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया एक और क्वेश्चन। अब चलो एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने एक और एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्योंकि यह एक डिटेल टॉपिक है। वैसे जिसे भी पता होगा वो डायरेक्ट आंसर लगा सकता है, लेकिन जिसे नहीं पता है मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान समझने की कोशिश भी करना। ठीक है, देखो यहां पर कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, कौन से ऐसे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, जिससे आप लोग जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर वो ऑप्शन आप लोग अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो रिएजेंट होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास रिएजेंट होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक लिख दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक। और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के नाम से ही स्पष्ट हो गया। देखो यहां पर मैं समझा देता हूं आप सबको डिटेल में। जो इलेक्ट्रोफिलिक है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल से बना है। ठीक है, फाइल का मतलब होता है स्नेह और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों से जो स्नेह करे उसे को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। समझ में आ गई बात? आसान सा शब्द है। न्यूक्लियोफिलिक सेम, न्यूक्लियस प्लस फिलिक, यानी कि ऐसा एक रिएजेंट जो न्यूक्लियस से स्नेह करे तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आप सबको मैं समझा दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो हमें बेसिकली बात करना है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अगर हमें समझना है तो इसे हम पूरा डिलीट कर देते हैं, यानी कि इरेज। ठीक है, और हमारे पास आता है कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक जो हमारे पास होता है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अगर हमारे पास है तो इस रिएजेंट में क्या खासियत होगी कि यह जो रिएजेंट होगा, कोई भी रिएजेंट न्यूक्लियस से कब स्नेह कर सकता है? जब उस रिएजेंट में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। क्या हो? सॉरी, थोड़ा गलत बोल गया। जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं वो रिएजेंट कैसे होंगे? जो न्यूक्लियस से स्नेह करे, यानी कि एक ऐसा रिएजेंट जो न्यूक्लियस से स्नेह करे उसी को ही हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। तो अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो इस रिएजेंट में जो भी हमारे पास रिएजेंट है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, क्या होगी? अधिकता होगी। अब जब किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी रिएजेंट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तभी वह किसी ऐसे रिएजेंट या फिर ऐसे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तभी तो जाकर ये दोनों एक दूसरे से एक बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी रिएजेंट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो ये हमारे पास है क्लोरीन। इस क्लोरीन पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उसी को ही हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो अब ऑप्शन पर चलते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है OH-। तो OH- जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही यहीं से करेक्ट हो गया। अब देखो CH3+ है, तो CH3+ जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। AlCl3 जो है इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसा कि आप लोग कौन सा वो नियम है,
लुईस का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था इंटर में कि AlCl3 जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, BF3 जो होता है वो हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। Cl+ जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयन है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो सही हो गया। ठीक है, और एक बात मैं बता देता हूं, अब अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो उसके बाद के ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत होंगे, क्योंकि यहां पर केवल एक ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, जो भी यहां पर हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक ही ऑप्शन सही होगा। इसी वजह से जब भी मैं बता रहा हूं तो पहला ऑप्शन जब करेक्ट हो जा रहा है, जहां भी मैं पकड़ ले रहा हूं कि ये ऑप्शन गलत सही है, तो उसके बाद मैं आगे के ऑप्शन को नहीं डिस्कस कर रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक ही। अब अगले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो यह पेपर है जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप सभी के जो तैयारियां हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं हम खत्म करते हैं, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।